हमारे YouTube चैनल दिनेश ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब हम समीकरणों को हल करने की तीसरी विधि विलोपन विधि में आते हैं। इस विधि में विलोपन विधि में कभी समीकरणों को जोड़कर तो कभी घटा करके एक चर के समीकरण के रूप में बदलते हैं और हम हल प्राप्त कर लेते हैं। आइए एक उदाहरण से उसको समझते हैं। उदाहरण है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक y है। माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक y है, वह दहाई अंक x है। इस तरह से हमने x और y मान लिया। तब संख्या क्या होगी? तब संख्या होगी 10 दहाई धन 1 इकाई। ये संख्या हो गई। आप सबको मालूम है संख्याओं को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में पढ़ते हैं। अब प्रश्न में बोलता है, क्या बोलता है प्रश्न में कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, कितना गुना? 7 गुना उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। अब जब संख्या को उलटेंगे तो x के जगह हो जाएगा y और y की जगह हो जाएगा x, इसके 4 गुने के बराबर है। इस तरह से प्रश्न में बोल रहा है। अब हम 7 का गुणा यहाँ कर देंगे। 7 दहम 70x, 7 एकम 7y, इधर 4 दहम 40y, धन 4 एकम 4x। अब हम समान राशियों को एक ही साइड कर लेंगे, घटा देंगे पक्षांतर करके। 70x में आप घटाइए 4x तो आपको मिलेगा 66x बराबर 40y में घटाइए 7y तो आपको मिलेगा 33y। अब इन दोनों को 33 से भाग कर देंगे तो समीकरण छोटा हो जाएगा। 33 दूनी 66 बराबर 33 एकम 33। अब हम क्या करेंगे? समीकरण बनाने के लिए y को अपने साइड पक्षांतर कर लेंगे। 2x ऋण y बराबर हो जाएगा 0। इस तरह से हमको समीकरण पहला प्राप्त हो गया। तथा प्रश्न में बोल रहा है दोनों अंकों का योग x धन y बराबर 3। इस तरह से हमको क्या मिल गया? समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण पहला व दूसरा को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर y के चिन्ह असमान है तो जोड़ देंगे। समान होता तो हम क्या करते? घटा देते। समीकरण पहला व दूसरा को जोड़ने पर 2x है और 1x है। कितना x हो गया? 3x। y और y प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 0 और 3 को जोड़ने से हमको मिलेगा 3। x बराबर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 1। इस x के मान को हम समीकरण पहला में रख लेते हैं, दूसरा में रख लेते हैं। समीकरण पहला या दूसरा किसी में भी आप रख सकते हैं। दूसरा में x का मान रखने पर x का मान रखने पर अब दूसरा समीकरण आपके सामने यहाँ पर है। ये दूसरा समीकरण है। 1 धन y बराबर 3 तो y बराबर हो जाएगा, तो हम 3 में 1 घटा देंगे, हमको मिलेगा कितना? 2। अतः अब हमारी संख्या क्या होगी? अतः संख्या होगी कितनी होगी? एक तरफ इकाई लिखेंगे, एक तरफ दहाई, और इकाई की आपने क्या माना था? 2 माना था, और दहाई को कितना माना था? 1 माना था। मतलब y बराबर हमने संख्या xy माना है तो y बराबर हो जाएगा 2। y बराबर कितना होगा? 2 और x बराबर 1 जो आपने ज्ञात किया है। अतः हमारी संख्या क्या होगी? 12। इस तरह से हम विलोपन विधि से भी सवाल बड़े आसानी से समीकरण के रूप में बदलकर, जोड़कर अथवा घटाकर समीकरण को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह विधि अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाएंगे। क्या किसी समीकरण निकाय के अवलोकन से ही आप उसके हल के बारे में बता पाएंगे उसके हल है या नहीं? यदि हाँ तो यह संभव है, लेकिन उसके लिए हमें समीकरण निकाय के चरों एवं अचर पदों के गुणांकों के बीच के संबंध को
जानने की आवश्यकता होगी कि उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। चलिए एक समीकरण निकाय को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समीकरण निकाय 2x धन 3y बराबर 7, 6x धन 9y बराबर 11, ये दो समीकरण है हमारे पास। समीकरण पहला में आप देखेंगे x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 और अचर पद है 7। इसी प्रकार समीकरण दूसरा में हम देखेंगे x का गुणांक है 6, y गुणांक है 9 और अचर पद है 11। हम क्या करेंगे दोनों समीकरणों में, पहला और दूसरा, पहला समीकरण में जो x का गुणांक है उसे हम a1 मान लेते हैं, a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा 3, हम y के गुणांक को मान लेते हैं, और अचर पद को हम मान लेते हैं c1, ये हो गया 7। समीकरण दूसरा से a2 बराबर हम x के गुणांक को मान लेंगे 6, b2 बराबर हम y के गुणांक को मान लेंगे 9 और c2 बराबर हम अचर पद 11 को मान लेंगे। इस तरह से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान मालूम कर लिए। अब ऐसा मालूम करने के बाद इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे? a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2, इस रूप में हम उसको लिख सकते हैं। इस प्रकार हम समीकरण निकाय को अवलोकन के माध्यम से उनके हल का पता लगा सकते हैं, लेकिन हल का पता लगाने के लिए हम कुछ अनुमान लगाएंगे, और अनुमान क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। हम यहाँ इन संबंधों पर विचार करते हैं। हमने a1 a2 b1 b2 का मान उस समीकरण में देखा था। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तब अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। इस तरह से हम समीकरण के प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। आइए इसको एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है 3x धन 5y बराबर 12, 4x धन 2y बराबर 5, ये दो समीकरण हैं। यहाँ हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान मालूम कर लेंगे, जैसे आपको बताया गया था। a1 मतलब x का गुणांक 3, b1 मतलब y का गुणांक 5 समीकरण पहला में, c1 बराबर अचर पद 12। इसी प्रकार समीकरण दूसरा से a2 बराबर हो जाएगा 4 x का गुणांक, b2 बराबर हो जाएगा 2 y का गुणांक और c2 बराबर होगा दूसरे समीकरण का अचर पद 5। अब यहाँ देखेंगे a1 a2 और b1 b2, a1 बटे a2 अगर हम मालूम करते हैं तो हमको मिलेगा 3 बटे 4। इसी प्रकार यदि हम b1 बटे b2 मालूम करते हैं तो हमको मिलेगा 5 बटे 2। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों बराबर नहीं हैं, अर्थात a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, और जब नहीं है तो निकाय का कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। इस तरह से हम समीकरण के नेचर का पता लगा सकते हैं, उनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं कि निकाय का हल अद्वितीय होगा अथवा कोई हल नहीं होगा अथवा अनंत हल होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। चरों के अज्ञात गुणांक का मान पता करना। आपने अब तक विभिन्न परिस्थितियों से निर्मित समीकरण निकाय को हल करके उनके चरों के मान प्राप्त करने के तरीकों को देखा, जिसमें चरों के गुणांक हमें ज्ञात होते थे। पर यदि समीकरण निकाय में किसी एक चर का गुणांक अज्ञात हो, अर्थात समीकरण निकाय में कोई भी एक पद, चाहे वो x का गुणांक हो y का गुणांक हो, अज्ञात हो, तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे? आइए उसको एक उदाहरण से समझते हैं। इस समीकरण में निकाय का हल प्राप्त करना है हमको, तो x, y और k इनका मान हम ज्ञात कर लेंगे। k के जैसे अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि k का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे a1 बराबर हमको मिला 2, b1 बराबर मिला 3 और c1 बराबर कितना मिला? 5। ध्यान समझिएगा, समीकरण पहला है ये, समीकरण पहला से उनके मान हमने मालूम किए। समीकरण दूसरा से a2 बराबर k, b2 बराबर ऋण 6
और C2 बराबर हमने मालूम किया 8। अब प्रश्न में लिखा है कि निकाय का कौन सा हल होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया कि निकाय का, अब यहाँ पर कंडीशन निकाय का अद्वितीय हल है कि निकाय का कोई हल नहीं है या अनंततः अनेक हल। मान लीजिए हमने माना निकाय का अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अद्वितीय हल है। जब हम अद्वितीय हल है मानते हैं तब उसका कंडीशन क्या है, उनका शर्त क्या है? तो अद्वितीय हल का शर्त है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। अब यहाँ पर हम A1 का मान 2, A2 का मान K, B1 का मान 3 और B2 का मान हम रख देते हैं -6। अब हम उसको तिर्या गुणा करते हैं, बराबर नहीं है, यहाँ पर सिंबल लगाते जाइएगा आप। K का गुणा 3 से करेंगे तो 3K बराबर नहीं है 6 दूनी 12 -12 के। K बराबर नहीं है -12/3K। इस तरह से हम K का मान ज्ञात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि K के -12/3 मान के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। इस तरह से हम उस अज्ञात गुणांक को मालूम कर सकते हैं। अभी तक हमने विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित कथनों को समीकरण निकाय के रूप में लिखकर उनके चरों के मान प्राप्त किए। क्या हम किसी समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिख सकते हैं? आइए देखते हैं उदाहरण से। यहाँ हमने 2 समीकरण लिया। पहला समीकरण x धन y बराबर 45 और दूसरा समीकरण हमने लिया है x ऋण y बराबर 13। यदि हम x को एक संख्या और y को दूसरी संख्या मान लें तो समीकरण पहला व दूसरा को हम कैसे लिख सकेंगे कथन के रूप में? पहला समीकरण को हम लिख सकेंगे 2 संख्याओं का योग 45, 2 संख्याओं का योग 45 है, हम ऐसा लिखेंगे। दूसरे समीकरण को हम लिख सकेंगे उनका अंतर या 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर 13 है। कितना है? 13 है। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब इसे हम दोनों को मिलाकर कैसे लिखेंगे? दोनों को मिलाकर कैसे लिखेंगे? हम दोनों को मिलाकर लिखेंगे 2 संख्याओं का योग, ध्यान समझिएगा, 2 संख्याओं का योग 45 व उनका अंतर, इस तरह से हम लिख देंगे उसको, उनका अंतर 13 है। अब इस तरह से हमने इन दोनों समीकरणों को कथन के रूप में लिख लिया है। तो इस तरह से हम समीकरण से कथन बना सकते हैं। उम्मीद है आज का क्लास आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट होने पर आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।